The following content is provided under India's first open courseware program. Your support will help RJ Academy continue to offer high-quality educational resources for free. केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसके अंदर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड होते हो। सबसे पहले आपने कहा कि केमिकल रिएक्शन आपके पास दो टाइप की हो सकती है, सिंपल रिएक्शन या फिर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। सिंपल रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इंटीग्रल वैल्यू रखता है, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। तो सबसे पहले आप लोगों ने सिंपल रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ा और उनके सारे फॉर्मूलेस को आप लोगों ने याद कर लिया। उसके बाद हम लोग कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने में इंटरेस्टेड थे और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ रही थी अप्रोक्सीमेशन मेथड की। तो सबसे पहले हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन मेथड पढ़ा। उसके बाद हम लोगों ने जितनी भी आपके पास कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, चाहे वो कंसेक्यूटिव रिएक्शन हो, चेन रिएक्शन हो, पैरेलल रिएक्शन हो, फोटोकेमिकल रिएक्शन हो, इन सभी रिएक्शंस की हम लोग काइनेटिक्स को पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास के अंदर पैरेलल रिएक्शन हम लोगों ने स्टार्ट किया था और पैरेलल रिएक्शन की थ्योरी हम लोगों ने कंप्लीट कर ली थी। तो आज इस क्लास के अंदर पहले तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर पैरेलल रिएक्शन से आपसे पूछे गए हैं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो कि है रिवर्सिबल रिएक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। Hey guys, this is RJ and welcome to RJ Academy. So this is lecture number 14 of chemical kinetics. अभी तक 13 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। उनको देखने के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ RJ Academy के YouTube चैनल के ऊपर जाना है। वहां पर आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर केमिकल काइनेटिक्स की अलग से प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी, जहां से आप केमिकल काइनेटिक्स को बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल बेसिक से फॉलो कर सकते हो। लास्ट क्लास के अंदर बात कर रहे थे पैरेलल रिएक्शन की और पैरेलल रिएक्शन के केस के अंदर हम लोग कंसंट्रेशन एट एनी टाइम टी, चाहे वो आपका रिएक्टेंट हो या फिर प्रोडक्ट हो, उनको निकालने के लिए जो फॉर्मूला आपके पास आता है उस फॉर्मूले को हमने डिराइव भी किया था और उन फॉर्मूलेस को आप लोगों ने याद भी कर लिए थे। आज इस क्लास के अंदर कुछ क्वेश्चंस करेंगे उन्हीं फॉर्मूले के ऊपर बेसिस जो प्रीवियस ईयरली आपसे पूछे गए हैं CSIR नेट के अंदर, गेट के अंदर या फिर IIT जैम के अंदर। लेकिन क्वेश्चन को करने से पहले कुछ बातें और आपको जाननी है पैरेलल रिएक्शन की, पहले हम उनको कर लेते हैं। और सबसे पहले आपको एक इक्वेशन जो कि है बटलर वॉल्मर इक्वेशन, आज का हमारा टॉपिक है, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है बटलर वॉल्मर इक्वेशन से एक बार क्वेश्चन आ चुका है, गेट के अंदर काफ़ी पहले आया था, क्या पता वो दोबारा से रिपीट हो जाए, लेकिन अभी तक रिपीट नहीं हुआ है। तो इक्वेशन को याद कर लेते हैं, अगर इस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग उसे आराम से कर सको। तो इसकी थ्योरी को नहीं पढ़ेंगे, कैसे इक्वेशन डिराइव हुई है उसको भी नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ इक्वेशन आप याद रख लो। सिर्फ एक बार ही क्वेश्चन पूछा है, अगर दोबारा इनकेस पूछ ले तो डायरेक्ट इक्वेशन बेस ही क्वेश्चन पूछेगा और उस टाइम भी डायरेक्ट इक्वेशन बेस ही आपके पास क्वेश्चन था। तो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई है ln i इज इक्वल टू ln i नोट प्लस 1 माइनस बीटा इंटू में f ईटा अपॉन में RT। अब इस इक्वेशन को आपको एज इट इज याद करना है। इसकी थ्योरी के अंदर हम लोग नहीं जाएंगे, कैसे डिराइव हुई है उसके ऊपर भी नहीं जाएंगे। बटलर वॉल्मर इक्वेशन है, बटलर ने इक्वेशन को दिया था। अब इस इक्वेशन के अंदर जो टर्म यहां पर यूज कर रहे हैं वो टर्म आखिर यहां पर आपके पास क्या क्या है। जो ईटा है वो आपका होता है ओवर पोटेंशियल, जो यहां पर मैं बीटा यूज कर रहा हूं, बीटा को आप लोग बोलते हो सिमेट्री फैक्टर या फिर ट्रांसफर कोफिशिएंट। जब लास्ट टाइम ये क्वेश्चन आया था तो उस केस के अंदर यहां पर ट्रांसफर कोफिशिएंट टर्म का यूज किया था और इसको यूज कर उसने बीटा की वैल्यू आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखी थी। आई आपकी होती है करंट डेंसिटी या फिर आप खाली डेंसिटी इसको बोल सकते हो, और जो आपकी आई नोट होती है वो इक्विपमेंट की ओरिजिनल जो आपकी करंट डेंसिटी होती है वो होती है, जो कि आपकी ओरिजिनल कंडीशंस के ऊपर है। तो जितनी भी टर्म मैंने यहाँ पर यूज की है, आई को मैंने यूज किया है, आपको पता है करंट डेंसिटी होती है, आई नोट आपके पास यहाँ पर है 1 माइनस का बीटा, बीटा आपको पता है सिमेट्री फैक्टर होता है, एफ यहाँ पर वही फैराडे कांस्टेंट है, ईटा आपको पता है और पोटेंशियल है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट और टी जो है वो आपका टेम्परेचर है। तो इस इक्वेशन को ऐसा सच याद कर लो, अगर क्वेश्चन आएगा तो इस इक्वेशन के ऊपर बेस आएगा। जितने भी इसके अंदर वेरिएबल्स है उनके अंदर से कोई एक वेरिएबल आपसे पूछ लेगा और बाकी सारे वेरिएबल जो है उस क्वेश्चन के अंदर आपको नोन होंगे। अब ये सारी बातें आपको पैरेलल रिएक्शन के लिए याद रखनी है, बटलर वॉल्मर इक्वेशन को भी याद रखना है, यहां से भी क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक बार आया है मैंने आपको बता दिया गेट के अंदर। अब वो क्वेश्चन मेरे पास अभी नहीं है, जब जैसे ही मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस के अंदर उस क्वेश्चन को भी करा दूंगा। अब पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स आप लोग कर चुके हो, आपको अगर कंसंट्रेशन निकालनी है रिएक्टेंट की एट एनी टाइम टी आप निकाल सकते हो। कंसंट्रेशन अगर निकालनी
निकालनी है प्रोडक्ट्स की एट एनी टाइम टी, वो भी आप लोग निकाल सकते हो। अब एक फॉर्मूला और यहाँ से आप लोग याद रख लो, मैंने यहाँ पर वो फॉर्मूला क्वेश्चन के रूप में लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। इफ ए पैरेलल रिएक्शन प्रोसीड एज, आपको एक पैरेलल रिएक्शन दी गई है, ए आपके पास रिएक्टेंट है, ए से आपका बी भी बन रहा है और ए से आपका सी भी बन रहा है, तो दो आपके पास यहाँ पर रिएक्शन होंगी, ए से बी बन रहा है, ए से सी बन रहा है। ए से बी के लिए उसने आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K1 और उसने आपको दी हुई है एक्टिवेशन एनर्जी E1, और जो आपके पास सेकंड रिएक्शन है ए से सी, इसके लिए भी उसने आपको रेट कांस्टेंट दिया हुआ है K2 और आपको इसकी भी एक्टिवेशन एनर्जी पता है E2। तो यहाँ पर आपको एक रिएक्शन के लिए, इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना है, और आपके पास जब भी क्वेश्चन आएगा पैरेलल रिएक्शन का तो उस केस के अंदर जनरल रिएक्शन ही वो आपको देता है, ए से आपका बी बन रहा है, ए से आपका सी बन रहा है, काफी जनरल आपके पास क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ से जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो याद रखना है E ओवरऑल इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन में K1 प्लस K2। अब ये जो E ओवरऑल है, ये जो आप बोलते हो इसकी पूरी रिएक्शन को ओवरऑल रिएक्शन, उस ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी क्या है उसको निकालने के लिए आपका ये फॉर्मूला है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है शो दैट, तो शो मैं बोल रहा हूँ, याद आप इसको रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एक बार आ चुका है, दोबारा भी आ सकता है इस फॉर्मूले के ऊपर डायरेक्ट बेस। इसको डिराइव कर लेते हैं कैसे हम लोग इस इक्वेशन तक पहुंचे हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन याद नहीं रखना, आपको सिर्फ और सिर्फ इस फॉर्मूले को याद रखना है। क्वेश्चन मैंने फॉर्म में लिखा हुआ है शो दैट, शो मैं करवा रहा हूँ लेकिन आपको इस चीज को एज इट इज याद रखना है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ सकता है। अब कैसे इक्वेशन को प्रूव करेंगे उसके लिए आप यहां पर यूज करने वाले हैं आर्हेनियस इक्वेशन, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी लोग आर्हेनियस इक्वेशन को डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम लोग इस इक्वेशन को यहां पर यूज करेंगे। और आपको पता है कि आर्हेनियस इक्वेशन आपके सामने होती है K इज इक्वल टू ए ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन में आर टी। K यहाँ पर रेट कांस्टेंट है, ए आपके पास आर्हेनियस फैक्टर है, ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी में ई जो आपके पास है एक्टिवेशन एनर्जी होती है, आर जो है वो गैस कांस्टेंट है, टी जो है वो आपके पास टेम्परेचर है। ये इक्वेशन हम लोग क्लास 12 से पढ़ते हुए आ रहे, तो इस इक्वेशन का यूज कर हम लोग अपने इस फॉर्मूले को डिराइव भी कर सकते हैं, लेकिन डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ये फॉर्मूला एज इट इज याद हो, क्योंकि अगर क्वेश्चन आया इसके ऊपर और आप लोग फॉर्मूले को डिराइव करने वहां पर बैठोगे तो उस केस के अंदर क्वेश्चन काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा। तो टाइम बचाने के लिए आपको इस फॉर्मूले को एज सच डायरेक्टली याद करना है। अगर मैं बात करूं आपके पास ये जो पहला रिएक्शन यहां पर हो रही है, ए से आपका बी बन रहा है, ए से आपका बी बन रहा है और ए से आपका सी भी बन रहा है। इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट गिवन है K1 और ये आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है E1, और इस पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए भी आपके पास रेट कांस्टेंट है K2 और एक्टिवेशन एनर्जी है E2। लेकिन अगर मैं इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए, जहां से मैं बोल सकता हूं कि ए से आपका क्या बन रहा है, बी प्लस सी बन रहा है, अगर इस ओवरऑल रिएक्शन के लिए अगर मैं रेट कांस्टेंट लिखना चाहूं तो उसको मैं डिनोट कर देता हूं K ओवरऑल से, और ये आपका बराबर होता है K1 प्लस K2 से। ये हम लोगों ने बात कर ली थी जब हम लोगों ने पैरेलल रिएक्शन की काइनेटिक्स को पढ़ा था। तो आपको पता है कि जो आपका ओवरऑल रेट कांस्टेंट है, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं K ओवरऑल, ये आपका बराबर होता है K1 प्लस K2 से। और आपको आर्हेनियस इक्वेशन से ये भी पता है कि जो आपका K है रेट कांस्टेंट है वो बराबर होता है A इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी से। तो अब हम आर्हेनियस इक्वेशन को लिखेंगे अपने हर एक स्टेप के लिए, ओवरऑल स्टेप के लिए भी लिखेंगे, फिर आपके पास ए से बी बनाए इस स्टेप के लिए लिखेंगे, और ए से सी बनाए उस स्टेप के लिए हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। आपको पता है कि जो आपका K ओवरऑल है ये आपका बराबर है K1 प्लस K2 से। अब आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कर मैं लिख सकता हूं कि जो आपका K ओवरऑल है ये बराबर होता है A ओवरऑल इंटू ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवरऑल डिवाइडेड बाय आर टी इक्वल्स टू K1 आपके पास क्या हो जाएगा, A1 ई रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन आर टी, और ये K2 आपके पास क्या हो जाएगा, A2 ई रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन में आर टी। मैंने आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कर ओवरऑल रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है, ए से बी रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है और ए से सी रिएक्शन के लिए लिखा हुआ है। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका K ओवरऑल है ये आपका K1 प्लस K2 होता है, तो मैंने K ओवरऑल से लिख दिया A ओवरऑल इंटू में ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवरऑल अपॉन आर टी इक्वल टू A1 ई रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन आर टी प्लस A2 ई रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन में आर टी। तो ये चीज आप लोगों ने यहाँ पर लिख ली है आर्हेनियस इक्वेशन का यूज कर, और आपके पास जो काइनेटिक्स से इक्वेशन आई थी इसका यूज कर प्रूव आपको करना है E ओवरऑल इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2 अपॉन में K1 प्लस K2। अब इसको प्रूव करने के लिए आपके पास ये इक्वेशन है, कैसे आप लोग इसको प्रूव कर सकते हो, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें करना पड़ेगा डिफरेंशिएट, जो इक्वेशन आपके सामने यहाँ पर आई है। तो अब मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने वाला हूँ विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर, और जब मैं उसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आपके पास ये फॉर्मूला ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा। कैसे प्रूव होगा उसको देख लेते हैं। नाउ डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर। तो जैसे ही मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो आपको लिखना पड़ेगा डी बाई डी टी ऑफ ए ओवरऑल ई रेज टू द पावर माइनस ई ए ओवरऑल अपॉन में आर टी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ A1 ई रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन आर टी प्लस डी बाई डी टी A2 ई
रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT। तो यहाँ पर आपको डिफरेंशिएशन का थोड़ा सा यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपको डिफरेंशिएशन आता है तो आपको पता है कि e रेज टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू s आपके पास क्या होता है, e रेज टू द पावर माइनस का x इनटू में माइनस का 1 होता है। कैसे आप लोग इसको निकालते हैं वो आपको पता है कि अगर आपके पास सिंपल फॉर्मूला होगा e रेज टू द पावर x का, अगर आप इसे डिफरेंशिएट करोगे तो आपके पास यही टर्म वापस से निकल कर आ जाती है। अगर आपके पास फॉर्मूला है e रेज टू द पावर a इंटू में x, यानी कि आपके पास वेरिएबल के साथ एक कॉन्स्टेंट भी अटैच है, और अगर आप इसको डिफरेंशिएट करने लगे x के रिस्पेक्ट में तो आपको क्या करना होता है, जितना भी आपके पास यहाँ पर कॉन्स्टेंट गिवन है a इंटू में x, आप इस पूरे को x मान लो। इसको x मानने के बाद आपको पता है कि e रेज टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e रेज टू द पावर x ही होता है। उसके बाद जिसको भी आपने x माना है उसका डिफरेंशिएशन साथ में आप लोग दोबारा से कर दो विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पर आपके पास x क्या है, a इंटू में x है, तो मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दूंगा, e रेज टू द पावर a इंटू में x बन जाएगा। यहाँ पर मैं x की वैल्यू को पुट करूंगा तो d बाई डी एक्स ऑफ a इंटू में x हो जाएगा, और आपको पता है कि a कॉन्स्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, dx बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपके पास कंप्लीट डिफरेंशिएशन हो गया a इंटू में e रेज टू द पावर ax। तो इस तरीके से आप लोग डिफरेंशिएट करते हो। अगर आपके पास फंक्शन एल्गो एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में है e रेज टू द पावर ax, a आपके पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है, वो वेरिएबल के साथ आपके पास यहाँ पर अटैच है। अब जो यहाँ पर आपके पास डिफरेंशिएशन, इसका आपके पास क्या है, e रेज टू द पावर माइनस EA ओवरऑल अपॉन में RT। अब आपको यहाँ पर अगर आप मैं इस पूरे को x मान लूंगा तो जैसे ही मैं इसको x मानूंगा तो आप लोग लिख सकते हो कि इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e रेज टू द पावर x। आप लोग इसको एज इट इज बाहर रख लोगे। उसके बाद जिसको आपने x माना है उसको आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। अगर आप लोग इसे डिफरेंशिएट करोगे तो जो आपके पास EA वाली टर्म है, एक्टिवेशन वाली टर्म है, एक्टिवेशन एनर्जी वाली टर्म है, ये आपके पास डिफरेंशिएशन के अंदर होगी। अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी को डिफरेंशिएशन बाहर निकालना है तो आपको इस चीज़ के लिए श्योर होना पड़ेगा कि आपका एक्टिवेशन एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट है या फिर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। और इसी वजह से आपके पास गार्डिनर कंसेप्ट आया था। जब आपके पास आर्रहीनियस की इक्वेशन आई थी तो आर्रहीनियस ने आपसे कहा था कि जो आपके पास प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, जो आपके पास a है, और जो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी है, ये दोनों की दोनों टर्म आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं होती, जो कि बाद में गलत प्रूफ हुई। गार्डिनर कंसेप्ट आया, उसने कहा कि आपका a भी टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है और आपका e भी क्या होता है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। लेकिन आर्रहीनियस कह रहा था कि आपका a भी इंडिपेंडेंट है और आपका e भी क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो हम यहाँ पर आर्रहीनियस इक्वेशन का यूज कर रहे हैं, तो इस इक्वेशन को यूज करते हुए हम लोग अपने a को भी और अपने EA को भी क्या मानेंगे, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मानेंगे। और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट मान के ही हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, उसको डिफरेंशिएट करने वाले हैं। अगर आपका EA टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो उसे हम डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं एज सच। लेकिन याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी और प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर आपके पास टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं, वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आने वाले 3-4 क्लासेस के अंदर। जैसे ही आपका पहला रिएक्शन खत्म होगा उसके बाद हम पढ़ेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, और रिवर्सिबल रिएक्शन खत्म होते ही आपके पास जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन थी, चाहे वो आपके पास चेन रिएक्शन थी, आपके पास फोटोकेमिकल रिएक्शन थी, फोटोकेमिकल रिएक्शन के अंदर आपने पढ़ा था फोटोफिजिकल प्रोसेस को अलग से पढ़ा था, लैम्बर्ट-बीएट लॉ को पढ़ा था, तो वो सभी की सभी जो आपके पास कॉन्जुगेटिव रिएक्शन थी वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद शुरू होगा हमारा थ्योरी वाला पार्ट, और थ्योरी वाला पार्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे आर्रहीनियस इक्वेशन से ही, जो इक्वेशन का मैं आज इस फॉर्मूले को प्रूव करते हुए यूज कर रहा हूं। तो अब मैं यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट करने वाला हूं। जैसे ही मैं डिफरेंशिएट करूंगा, मैंने आपको कहा है कि जो आपके पास A है ये आपके पास क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। अगर ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है तो मैं इसको क्या निकाल सकता हूँ, यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। तो अगर आपका A ओवरऑल बाहर निकल सकता है, सेम उसी तरीके से A1 भी आपका बाहर निकल जाएगा, और जो आपका A2 है ये भी आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन से बाहर निकल जाएगा। तो बाहर निकालकर मैंने इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया, ज़्यादा कुछ नहीं किया है, सिर्फ अपने प्री एक्सपोनेंशियल वाले फैक्टर को बाहर निकाल लिया, क्योंकि आर्रहीनियस बोल रहा है कि प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। अगर डिपेंड नहीं करेगा तो डिफरेंशिएशन से क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद आपको इसको डिफरेंशिएट करना है। मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर लिख रहा हूँ, कैसे डिफरेंशिएट करते मैं आपको बता चुका हूँ, और इतना डिफरेंशिएशन तो आपको आना भी चाहिए, तभी आप लोग केमिकल काइनेटिक्स के आगे वाले पार्ट को पढ़ सकते हो। तो डिफरेंशिएशन करने के बाद जो टर्म आपके पास आएगी उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ एज सच। तो ये आपके पास निकल कर आएगा डिफरेंशिएशन के बाद। डिफरेंशिएट कैसे किया है उसको जरूर कर देखें, ताकि आपको पता चल जाए कि ये लाइन जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है यहाँ तक मैं कैसे पहुँचा हूँ। तो डिफरेंशिएट करने के बाद जो आपके पास टर्म आएगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसके अंदर से आप लोग RT² को यहाँ से और यहाँ से कैंसिल आउट कर सकते हो, क्योंकि वो दोनों साइड में ही है। जैसे ही मैं कैंसिल आउट करूँगा आपके पास क्या बन जाएगा, A ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस EA ओवरऑल अपॉन RT इंटू में E ओवरऑल इज इक्वल टू A1 e रेज टू द पावर माइनस E1 अपॉन RT इंटू में E1
प्लस A2 e रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT इंटू में E2। अभी जो टर्म आपके पास यहाँ पर बन गई है, इसके ऊपर मैं वापस से आर्हीनियस इक्वेशन का यूज करूंगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ A ओवरऑल e रेज टू द पावर माइनस EA ओवरऑल अपॉन में RT की, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, K ओवरऑल बोल सकता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ A1 e रेज टू द पावर माइनस EA1 अपॉन में RT की, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, K2 बोल सकता हूँ। अगर मैं बात कर रहा हूँ A2 e रेज टू द पावर माइनस E2 अपॉन में RT की, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, K2 बोल सकता हूँ। तो इनकी जगह मैंने K ओवरऑल, K1 और K2 का यूज कर लिया। तो आपके पास क्या बन जाएगा, K ओवरऑल इंटू में E ओवरऑल इज इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2। यहाँ से आप लोग K ओवरऑल को उठाकर क्या ले आइए, यहाँ पर डिनोमिनेटर के अंदर ले आइए। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका K ओवरऑल है ये बराबर होता है K1 प्लस K2 के, और इसी एक्सप्रेशन को आपको डायरेक्ट याद करना है। प्रूफ मैंने करा दिया है, शो मैंने कर दिया है, आपको डेरिवेशन बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन आएगा पहला रिएक्शन का, ए से आपका बी बन रहा है, बी से आपका यहाँ से आपका क्या बन रहा है, सी बन रहा है, और रेट कांस्टेंट और एक्टिवेशन एनर्जी का यूज़ कर अगर उसने कोई क्वेश्चन बनाया तो उसके अंदर आपका यही फॉर्मूला काम आएगा। मान लीजिए इसके पास क्या है, K1 E1 है, यहाँ पर क्या है K2 E2 है, तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है। जो आपके पास E ओवरऑल होगा ये बराबर होगा K1 E1 प्लस K2 E2 डिवाइडेड बाय K1 प्लस का K2। फॉर्मूला एज सच आपको डायरेक्टली याद करना है। तो जितनी बातें बची हुई थी, जैसे कि आपके पास बटलर वॉल्मर प्लॉट हो गया, वो मैंने करा दिया। उसके बाद आपके पास एक फॉर्मूला और है, ये मैंने करा दिया। तो आपको पैरेलल रिएक्शन से क्या क्या याद करना है, फ्रॉम पैरेलल रिएक्शन काइनेटिक्स ऑल वी हैव टू रिमेंबर इज, आपको पता है कि जो आपका ए की कंसंट्रेशन है वो बिल्कुल फर्स्ट ऑर्डर की तरह चेंज होती है। तो A इक्वल टू A नोट e रेज टू द पावर माइनस K ओवरऑल इंटू में T, और K ओवरऑल आपके पास क्या होता है, K1 प्लस का K2 होता है। तो ये आपके पास A हो गया। उसके बाद आपको B निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था, K1 अपॉन में K1 प्लस K2। उसके बाद A कितना डीकंपोज हो गया, डीकंपोज कैसे निकालोगे, इनिशियल अमाउंट कितना था और टाइम T के बाद कितना बच गया, उसको सब्ट्रैक्ट कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना A आपका डीकंपोज हुआ है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने याद कर लिया था। कैसे आप लोग इसे याद करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया था। इसके अंदर मैंने एक फॉर्मूला और ऐड कर दिया है जो कि मैंने आपको आज ही बताया है, EA ओवरऑल इक्वल टू K1 E1 प्लस K2 E2। तो ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए ताकि आप लोग एग्जाम के अंदर बिल्कुल भी टाइम ना वेस्ट करें। सारे फॉर्मूले प्रूफ किए हैं, लेकिन आपको डेरिवेशन याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ ये फॉर्मूले याद करने हैं। अब इन फॉर्मूले के ऊपर किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, उन क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया हुआ है गेट 2019 का, काफी रिसेंट क्वेश्चन है, और पैरेलल रिएक्शन से गेट 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आया था और नेट 2019 के अंदर भी क्वेश्चन आया था। तो पैरेलल रिएक्शन से क्वेश्चन आ रहे हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं, काफी इजी आते हैं। अगर आपको फॉर्मूले आते तो बड़े आराम से आप इन्हें कर पाओगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग टू पैरेलल रिएक्शन। आपके पास वो पैरेलल रिएक्शन है, P से आपका Q बन रहा है और P से ही आपका क्या बन रहा है, R बन रहा है। K1 आपको दिया हुआ है, K2 भी आपको दिया हुआ है। वेयर K1 एंड K2 रेट कांस्टेंट एंड वैल्यूज भी आपको गिवन है, 5 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -2 एंड 15 इंटू में 10 रेज़ टू द पावर -2 मिनट इनवर्स रेस्पेक्टिवली। If the initial concentration of reactant P is 4 mole per liter, then the concentration of product R after time T, यानी कि आपको यहाँ पर दिया हुआ है आफ्टर 10 मिनट। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करना है। आपको पता है कि जो आपका R होगा, हमने यहाँ पर क्या पढ़ा था, A से आपका क्या बन रहा है, B बन रहा है, और B से आपका क्या बन रहा है, C बन रहा है। इसके पास क्या था, K1 था, इसके पास क्या था, K2 था। मैं आपसे कह रहा था कि आपको C निकालना, कैसे निकालते हो आप लोग, C इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में क्या करोगे आप लोग, A कितना आपका डीकंपोज हुआ। तो सेम उसी तरीके से आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो, जो आपका R है वो बराबर होगा K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में P डीकंपोज। अब P डीकंपोज कैसे निकालते हो कि P की इनिशियल कंसंट्रेशन क्या थी और टाइम T के बाद P जो है वो कितना बच गया। अगर मैं इन दोनों को सबसेट कर लूंगा तो आपके पास निकल जाएगा कि कितना P आपका डीकंपोज हुआ है। तो फॉर्मूला आपके सामने बन गया है, सारी की सारी वैल्यूज भी उसने आपको दे रखी है। उसने आपको K1 की वैल्यू भी दी है, उसने आपको K2 की वैल्यू भी दी है। तो K1 पता है, K2 पता है, K2 भी आपको पता है। इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट P की कंसंट्रेशन भी आपको गिवन है 4 मोल पर लीटर। तो P नोट भी आपके पास है, यानी कि P नोट भी आपके पास है, e रेज़ टू द पावर n K1 भी आपके पास है, K2 भी आपके पास है, और आपके पास क्या है, T भी है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ R निकालना है। सारे के सारे वेरिएबल्स आपको गिवन है, फॉर्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करना है। क्वेश्चन गेट का है, कैलकुलेटर आप लोग यहां पर यूज कर सकते हो। काफी सिंपल क्वेश्चन था, वैल्यूज को सिर्फ पुट करना, आप लोग आराम से अपने आंसर तक पहुंच जाओगे। तो यहां पर वैल्यूज को पुट करना, जो भी आंसर आपका आएगा उसे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर कमेंट करना, ताकि जो बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पा रहे हैं उनको एटलीस्ट आंसर का पता चले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहां पर लिया हुआ है गेट 2009 का। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फॉर द गिवन पैरेलल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
इक्वेशन, x से आपका y बन रहा है, K1 आपको रेट कांस्टेंट गिवन है, और x से आपका क्या बन रहा है, z बन रहा है, K2 आपको यहाँ पर इसका रेट कांस्टेंट भी गिवन है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1 इज 1 इंटू में 10 रेज टू द पावर -4 एंड रेशियो ऑफ यील्ड ऑफ प्रोडक्ट y एंड प्रोडक्ट z इज 1:4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K2? तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको इक्वेशन से पता ही है, आपको पता है कि जब K1 अपॉन में K2 होता है, ये आप लोग कह रहे थे आपका क्या होता है, B/C के बराबर होता है। तो इस केस के अंदर आप लोग क्या बोलोगे, जो आपका K1 अपॉन में K2 है वो बराबर किसके होगा, y अपॉन में z के अंदर होगा। और क्वेश्चन के अंदर आपको क्या गिवन है, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट K1, आपको K1 पता है, उसके बाद एंड द रेशियो ऑफ यील्ड, यानी कि आपको y/z भी पता है कितना, 1/4। तो y/z भी पता है, K1 भी पता है, आपको सिर्फ और सिर्फ K2 निकालना है। विद इन 10 सेकंड्स आप लोग आराम से इस क्वेश्चन को कर पाओगे। ऑप्शन के अंदर मैच करना, अपने आंसर को निकालना, ऑप्शन के अंदर मैच करना, जो ऑप्शन सही है उसे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर देना। तो काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल क्वेश्चन यहां से नहीं आते। अब ये जो क्वेश्चन मैंने यहां पर लिखा हुआ है, क्वेश्चन आपके पास किसका है, CSIR नेट 2019 का है। पैरेलल रिएक्शन से गेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था और यहां पर आपके पास नेट के अंदर भी क्वेश्चन आया था। मैंने इसके ऊपर लिखा नहीं हुआ कि ये नेट का क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन CSIR नेट 2019 का है। क्वेश्चन आपके सामने क्या है, फॉर द फॉलोइंग पैरेलल रिएक्शन, A से आपका B+C बन रहा है, A से ही आपका P+Q बन रहा है, इसका रेट कांस्टेंट K1 भी पता है, इसका रेट कांस्टेंट K2 भी पता है, वैल्यूज भी आपको दी गई है 3 सेकंड इनवर्स और 5 सेकंड इनवर्स। व्हाट इज द थ्योरेटिकल परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट P? अब आपको पता है कि प्रोडक्ट का अगर आप लोग परसेंटेज निकालना चाहते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला आपके सामने मैंने बताया था। अगर आपके पास रिएक्शन A से आपका क्या बन रहा है, B बन रहा है, B से यहाँ पर आपका C बन रहा है, और आपको परसेंटेज ऑफ C निकालना, तो क्या लिखते थे, यहाँ पर आपके पास K1 है, यहाँ पर आपके पास क्या है, K2 है। तो क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पर, K2 अपॉन में K1 प्लस K2 इंटू में 100। तो ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, सिर्फ फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है, आराम से आप लोग यहाँ पर प्रोडक्ट P की कंसेंट्रेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास K2 के गिवन है, 5 गिवन है, तो क्या वैल्यू पुट करोगे आप लोग, 5 अपॉन में 5 प्लस 3 इंटू में 100। जो भी आपकी वैल्यू आएगी वो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा, और इसका जो आंसर है मेरे हिसाब से शायद आप पुट करोगे तो 62.5% यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन का आंसर है। अब आंसर निकलने के बाद भी इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, क्योंकि आपने निकाला है थ्योरेटिकल परसेंटेज ऑफ प्रोडक्ट P। मान लीजिए आपका निकल कर कितना आ गया, 62.5 निकल कर आ गया। एक बार क्रॉस चेक कर लेना कि क्या इसका आंसर ऑप्शन सी है। मुझे ऑप्शन सी अभी याद आ रहा है, तो शायद 62.5% ही इसका सही आंसर था। तो अगर आपका 62.5% निकल कर आ गया है तो आप सोच सकते हो कि आपके पास यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, P भी है और आपके पास क्या है, Q भी है। तो आधा ये बना होगा, आधा ये बना होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, जितना P बनेगा उतना ही आपके पास Q बनेगा। यार आप लोग करते भी आए हो, जब आप लोग पढ़ते हो केमिकल इक्विलिब्रियम की इक्वेशन, तो आप लोग लिखते हो A से आपका क्या बन रहा है, B प्लस C बन रहा है। इनिशियल के अंदर आपके पास यहाँ पर क्या था, A था, फिर चेंज आपके पास क्या होता था, माइनस का यहाँ पर X, फिर आप लिखते थे प्लस X और यहाँ पर भी क्या प्लस X, यानी कि जितना B बनेगा उतना ही आपका C बनेगा। तो यहाँ पर 62.5% बनेगा P का भी और 62.5% बनेगा आपके पास यहाँ पर Q का भी। अगर यहाँ पर ऑप्शन के अंदर वो इसका भी हाफ आपको दे दिया, 62.3 का हाफ मान लीजिए उसने यहाँ पर दे दिया, तो आपको 32% का भी आपको दे देता ऑप्शन, तो आप बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते थे। शुक्र है इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन नहीं है, बट अगर ऑप्शन आता तो आप कंफ्यूज हो सकते थे। लेकिन याद रखना, चाहे यहाँ पर P प्लस Q, यहाँ पर R हो, कितने भी टर्म हो, सब कितने बनेंगे आपके पास, 62.5% ही बनेंगे। तो मैंने आपको गेट का क्वेश्चन भी करा दिया, जो नेट के अंदर क्वेश्चन आया था वो भी मैंने आपको करा दिया है। पैरेलल रिएक्शन की सारी थ्योरी बता दी है। एक क्वेश्चन मुझे और कराना है जो कि आपका पूछा गया था बटलर वॉर्मर प्लॉट से, तो जैसे ही मुझे वो क्वेश्चन मिलेगा मैं आपको आने वाली क्लासेस के अंदर वो बीच के अंदर करा दूंगा। तो पहला रिएक्शन आपका हो चुका है कंप्लीट। अब बच गया आपका रिवर्सिबल रिएक्शन, या फिर उसको बोल सकते हो आप लोग अपोजिंग रिएक्शन। इसके बाद आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन की काइनेटिक्स वाला पार्ट था ये भी खत्म हो जाएगा। फिर हम लोग सीधा शुरू करेंगे थ्योरी वाला पार्ट, स्टार्ट करेंगे आर्हेनियस से, उसके बाद गार्नियर आएगा और उसके बाद तो आपकी थ्योरीज चलती हुई चली जाएंगी। तो रिवर्सिबल रिएक्शन सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द रिएक्शन दैट प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन इज कंसिडर एज अपोजिंग रिएक्शन और रिवर्सिबल रिएक्शन। अपोजिंग रिएक्शन बोल लो या फिर रिवर्सिबल रिएक्शन बोल लो, बात एक ही है और नाम से ही पता चल रहा है रिएक्शन क्या है, रिवर्सिबल है। तो दोनों ही डायरेक्शन के अंदर आपकी जो रिएक्शन है वो चलती रहती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी और बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी। इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नेवर फुल्ली कंज्यूम्ड, वो कभी भी फुल्ली कंज्यूम नहीं होंगे, तभी तो आपकी रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर वो फुल्ली कंज्यूम हो गए, किसी कंसंट्रेशन जीरो हो गई तो रिएक्शन तो स्टॉप हो जाएगी। तो इन रिवर्सिबल रिएक्शन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर नेवर फुल्ली कंज्यूम्ड। ए रिवर्सिबल रिएक्शन अटेन इक्विलिब्रियम आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम के बाद
आपकी जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन है वो आपके पास जो रिवर्सिबल रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम अटेंड कर लेती है। कैसे करती है उसके बारे में बात करेंगे जब हम लोग किसको पढ़ेंगे, काइनेटिक्स को पढ़ेंगे। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां पर याद रखनी है कि कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम। कैटलिस्ट को ऐड करने के बाद आपके इक्विलिब्रियम के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब आप लोग कैटलिस्ट को डालोगे तो आपका फॉरवर्ड रिएक्शन भी तेज हो जाएगा और आपका बैकवर्ड रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा। और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इनका रेशो होता है, तो रेशो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। कैटलिस्ट डज नॉट अफेक्ट द इक्विलिब्रियम बिकॉज इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट रेट कोरस्पॉन्डिंग टू बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इंक्रीजेज। और अगर दोनों का ही इंक्रीज हो गया तो उसके रेशो के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ए से आपका बी बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, के एफ है फॉरवर्ड के लिए, के बी है बैकवर्ड के लिए, तो आपका के इक्विलिब्रियम आपके पास क्या बन जाएगा, के एफ अपॉन में के बैकवर्ड बन जाएगा। और अगर दोनों ही इंक्रीज हो गया, मान लो ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी इंक्रीज हो गया, तो ये इस तरीके से इंक्रीज होता है कि जो इनका रेशो है वो क्या रहेगा, आपके पास कांस्टेंट ही रहता है। तो के इक्विलिब्रियम हमेशा क्या रहेगा, आपके पास कांस्टेंट रहेगा, चाहे कैटलिस्ट हो चाहे कैटलिस्ट ना हो। अगर मुझे ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना हो तो ग्राफिकली आप इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लीजिए इनिशियल टाइम के ऊपर t = 0 के ऊपर आपके पास a बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास b की कुछ वैल्यू है, तो जैसे ही आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन होगी, पहले आपकी रिएक्शन फॉरवर्ड होगी, b जो है उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती रहेगी और एक टाइम के बाद वो क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। और जो आपके पास a है उसकी कंसंट्रेशन पहले बढ़ेगी और एक टाइम के बाद इसकी भी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप बोल सकते हो कि इतने टाइम के बाद, इस टाइम के बाद जो यहाँ पर इसने क्या कर लिया है, इक्विलिब्रियम अटेंड कर लिया है, और इस टाइम के बाद जो कंसंट्रेशन है a की और जो कंसंट्रेशन है b की वो कहीं ना कहीं कांस्टेंट हो जाती है, उसके बाद वो चेंज नहीं होगी। तो ये बिल्कुल बेसिक था रिवर्सिबल रिएक्शन का, बिल्कुल जस्ट एक इंट्रोडक्शन था, और इसके ऊपर से भी क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट के अंदर, तो वो क्वेश्चन मैं आपको आज करा देता हूं। उसके बाद जो इसकी काइनेटिक्स है उसको हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। आज सिर्फ एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, उसके बाद कंटिन्यू हम लोग करेंगे रिवर्सिबल रिएक्शन को नेक्स्ट क्लास के अंदर। क्वेश्चन यहां पर काफी सिंपल था। क्वेश्चन क्या है, द फॉलोइंग रिवर्सिबल रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय अ कैटलिस्ट, एस से आपका पी बन रहा है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इक्विलिब्रियम इज 2 × 10⁻³ forward rate constant is found to be 5 × 10⁻⁴ and 4 × 10⁻⁻⁻⁶। फॉरवर्ड रेट कांस्टेंट भी दे रखा है उसने, आपको दो दिए हुए हैं, इन प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट डालेंगे तब आपके पास रेट कांस्टेंट क्या है, कैटलिस्ट के बिना रेट कांस्टेंट क्या है, वो दोनों ही रेट कांस्टेंट आपको यहाँ पर उसने दिए हुए हैं। पूछा क्या गया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। जब कैटलिस्ट नहीं है रिएक्शन के अंदर, उस केस में रेट कांस्टेंट क्या होगा, बैकवर्ड रिएक्शन के लिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको दिया हुआ है के इक्विलिब्रियम, आपको पास यहाँ पर कितना गिवन है, 2 × 10⁻⁻⁴, ये चीज आपको गिवन है। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका के फॉरवर्ड है इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट भी दिया हुआ है, और के फॉरवर्ड आपको दिया हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। आपको ये भी पता है कितना है आपके पास, प्रेजेंस के अंदर आपके पास है 5 × 10⁻⁴ और एब्सेंस में आपके पास है 4 × 10⁻⁻⁻⁶। वो भी ऑब्वियस भी था, अगर आपके पास कैटलिस्ट होगा तो रेट कांस्टेंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो न्यूमेरिकल में भी आपको क्या गिवन है, जब आपके पास कैटलिस्ट है तो रेट कांस्टेंट क्या है, उसका बड़ा है। आपको निकालना है रेट कांस्टेंट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन जब आपके पास क्या हो, कैटलिस्ट ना हो, यानी कि के बी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट आपको निकालना है कि ये आपका कितना होगा। अब आपको एक बात पता है कि जो आपका के इक्विलिब्रियम है वो आपका क्या बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट यहाँ पर क्या है, P है, रिएक्टेंट हमारे पास क्या है, S है, तो आपके पास K इक्विलिब्रियम हो जाएगा P अपॉन में S। ये आपको बराबर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻⁻⁴। अब K इक्विलिब्रियम की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहेगी, चाहे आप लोग कैटलिस्ट डालो चाहे आप लोग कैटलिस्ट ना डालो, ये बात हम लोग कर चुके हैं। यानी कि जो आपका K इक्विलिब्रियम है, मैं यहाँ पे दोबारा से इसको लिख देता हूँ, आपको यहाँ पर पता है कि जो P/S है ये आपका गिवन है 2 × 10⁻⁻⁵। उसके बाद आपको पता है कि जो आपका K इक्विलिब्रियम है ये आपका बराबर होता है KF अपॉन में के बैकवर्ड के। अगर आप लोग कैटलिस्ट डालोगे उससे भी फर्क नहीं पड़ता, यानी कि आप लोग प्रेजेंस के अंदर भी लिख सकते हो इसको, और आप लोग लिख सकते हो KF अपॉन में के बी इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट के डालने के बाद कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है के इक्विलिब्रियम के ऊपर। तो यहां से आप लोग डायरेक्ट इस इक्वेशन का यूज करो, आपको के इक्विलिब्रियम गिवन है, आपको यहां पर के फॉरवर्ड भी गिवन है एब्सेंस के अंदर, और आपको क्या निकालना है, के बी निकालना है एब्सेंस के अंदर। तो यहां पर जो डेटा गिवन था के फॉरवर्ड इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, ये आपके पास यूजलेस डेटा है, इस डेटा का यहां पर कोई भी यूज नहीं होगा, सिर्फ आपका यूज होगा के इक्विलिब्रियम की वैल्यू का, के फॉरवर्ड एब्सेंस की वैल्यू का। वहां से आप लोग डायरेक्ट निकाल सकते हो कि आपकी बैकवर्ड रिएक्शन का रेट कांस्टेंट क्या है। तो ये आज बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा है रिवर्सिबल रिएक्शन का, नेक्स्ट क्लास के अंदर इसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद इसके ऊपर से और भी क्वेश्चंस आए हुए नेट के अंदर, वो क्वेश्चन को भी मैं आपको कराऊंगा। उसके बाद हम लोग थ्योरी वाला पार्ट शुरू करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट है
एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस हर साल आते हैं। आर्हेनियस इक्वेशन से भी आता है, गार्डियर कंसेप्ट से भी आता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी से भी आता है। तो थ्योरी वाला पार्ट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपका जो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन वाला पार्ट था वो आपका नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद थ्योरी वाला पार्ट को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ा है, पहला रिएक्शन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस किए हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन को जस्ट इंट्रोड्यूस कराया है। तो अगर आपको आज का लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर प्रेस करना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए जब भी मैं यहाँ कोई नया लेक्चर अपलोड करूँ। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो आप आरजे एकेडमी को फाइनेंशियली सपोर्ट भी कर सकते हो। आप लोग हमें गूगल पे कर सकते हो, फ़ोन पे कर सकते हो और पेटीएम कर सकते हो। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।